अस्सलाम वालेकुम। टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मैं हूं फ़खर दुरानी। फेडरल के 1 लाख से ज़्यादा जो मुलाजमीन हैं, जिसमें 34,000 वो मुलाजमीन भी हैं जो ग्रेड 16 और उससे ऊपर, बाकी लोग 16 से नीचे के हैं, उनकी जो नौकरियां हैं, उनका जो मुस्तकबिल है वो दाव पे लग गया है। और इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। ये हुक्मनामा क्या है और ये किस तरह से अफेक्ट कर रहा है इन लोगों को, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे फ़खर के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे आज अडयाला जेल में जो मुलाकातें हुई इमरान खान के साथ, बानी जो पीटीआई हैं उनके साथ, उसमें भी दिलचस्प सूरत हाल रही और एक एमएनए से क्लाशनकोफ भी बरामद हो गई। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर के ऊपर हम बात करेंगे फेडरल जो हमारा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उसकी जानिब से जो होशरुबा अदाद शुमार दिए गए हैं पाकिस्तान से बाहर जाने वाले पाकिस्तानियों के, उनके ऊपर बात करेंगे। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फ़खर कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र, चॉइस आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह के करम। तो फ़खर, सबसे पहले तो आप से आगाज़ करते हैं, जो स्टोरी आपके पास है, ये क्या हुक्मनामा है? सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये हुक्म दिया था और अब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने क्या हुक्मनामा निकाला है जिससे 1 लाख से ज़्यादा सरकारी मुलाजिम अफेक्ट हो रहे हैं? बिल्कुल चॉइस साहब, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो इस हुकूमत की तरफ से मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जो एक की गई है, जो फ़ैसला है। ये बुनियादी तौर के ऊपर सितंबर 2024 में एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया। इसमें कुछ मुलाजमीन गए थे सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसले के ख़िलाफ़। ये कोई दर्जन या 2-3 दर्जन ऐसे जो मुलाजमीन थे जिनको रेगुलराइज नहीं किया गया था। उस जो काबीना की एक कमेटी बनाई गई थी जिसने तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलराइज किया था। तो ये मुलाजमीन उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ गए थे और उसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी। अब उस जजमेंट को बुनियाद बना के जो लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइस गई इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को, और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला तमाम मिनिस्ट्रीज़ के लिए और उनके जो सब जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो ज़ैली इदारे होते हैं, उन सब के लिए ये मार्च 9 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 और अबव जितने भी मुलाजमीन जो कि रेगुलराइज़ किया गया था जिनको, वो सब अब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में उनको वो रब्ता करें और जो रूल्स हैं और उसके मुताबिक अब इनको दोबारा से टेस्ट देना होगा अपनी एक रेगुलराइजेशन के लिए, और टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू देना होगा, और उसके बाद जो पास करेगा वो जो है आगे वो जारी रख सकेगा अपनी जो मुलाजमत है, अदरवाइज़ वो सब अपनी जॉब से हाथ धो सकते हैं। अब इसमें टोटल जो ये मुलाजमीन थे, ये खुदशीशा की कमेटी थी जो पिछली हुकूमतें थी उसमें बनाई गई थी, काबीना की ज़ैली कमेटी थी। उसने ये तमाम तर मुलाजमीन जिनको इनिशली ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे ही हमेशा भर्ती करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होता है, उसके बाद हमेशा होता है ऐसे तक रिन्यू कराते रहते थे। तो ये जो मुलाजमीन थे इनको इस कमेटी ने रेगुलराइज़ किया था और इनकी तादाद 1 लाख से भी कहीं ज़्यादा है जो टोटल है। तो उसमें से 34,000 ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि ग्रेड 16 और उससे अबव हैं, यानी इस पर डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर लेवल के और जो अच्छी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं वहाँ तक पहुँच गए हैं लोग, क्योंकि इसमें 20 से 25 साल भी लोगों की सर्विस हो चुकी है। इसमें जो मेडिकल की फील्ड से हैं, इसमें इंजीनियरिंग की फील्ड से हैं, इसमें एजुकेशन की फील्ड से हैं, बेशुमार लोग हैं और बेशुमार मुख्तलिफ़ तबकों से लोग हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड में 20-20, 25-25 साल से, इवन जो मेडिकल का अगर देखा जाए तो जो कोविड के दौर या इस तरह की जितनी आफात होती हैं उसमें भी इन्होंने अपनी जो सर्विसेज थी ये करते रहे। लेकिन अब जो हुकूमत का डायरेक्टिव आया उसकी बुनियाद के ऊपर इनको ये अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि इनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके साथ मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि अब हमें 25 साल हो गए, हम ये एक तो अपने जॉब और उसके सिलसिले में, मतलब अगर कोई डॉक्टर भर्ती हुआ था सिंपल जो MBBS था, फिर उसने FCPS किया, स्पेशलाइजेशन की, सारा कुछ किया, तरक्की पाई, वो अब जाके एक बेसिक जो एक टेस्ट होता है जो MBBS का, जो कि वो उसको वो देंगे, तो वो कहते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती है कि हमने 25 साल अपनी ज़िंदगी के दिए हैं और अब ये हुकूमत को 25 साल बाद ये याद आ रहा है कि नहीं, आपको तो FPSC के थ्रू जो रूल्स के मुताबिक है वो रेगुलराइजेशन करनी होगी। तो इस हवाले से जो हुकूमत की तरफ से ये डायरेक्टिव जारी हुआ था, मैंने फिर कल जो वफाकी वज़ीर हैं इस्टेब्लिशमेंट के, आहद चीमा,
उनसे भी बात की और उनसे भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि ये जो एक इतना बड़ा स्टेप लिया जा रहा है जिससे एक बड़ी तादाद है, 1 लाख कोई छोटी तादाद नहीं है आपकी ब्यूरोक्रेसी के या उसके मुलाज़मीन के हवाले से, ये जिससे अफेक्ट हो सकती है, ये फ़ैसला किस बुनियाद के ऊपर किया गया है और इसके आगे जो रिपरकशंस हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं। मैंने उनसे रब्ता किया, वो कह रहे हैं मुझे इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये एक वफाकी वज़ीर का जो है वो इस हवाले से रिस्पॉन्स है। लेकिन इस पे जो मुलाज़मीन हैं जिनसे मेरी बात भी हुई वो ये कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इसको रिकन्सिडर करें ये जो फ़ैसला है, क्योंकि इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो ये समझते हैं मुलाज़मीन के ये रेट्रोएक्टिव नहीं है, कि ये माजी के जो इक़दामात हैं उसके ऊपर इसका आप अमल दरामद नहीं कर सकते। इसका या तो ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो इसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है, या अगर ये सही तरीके से इंटरप्रेट कर भी रहे हैं तो ये इतनी बड़ी तादाद में अगर ये फ़ैसला लिया जाएगा तो ये इससे 1 लाख फैमिलीज़ जो हैं वो तबाह हो जाएंगी। तो इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर इस पे कोई अच्छा फ़खर, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी डिटेल में हमें बताया है। देखें, मुझे याद है ये 2008 से 2013 का टेन्योर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और सैयद खुर्शीद शाह की सरबराही में ये कमेटी बनी और फिर उन्होंने एक खातून जो इसमें लगाई थी, जो इंचार्ज थी, वो भी सिंध से ला के लगाई थी। और पीपल्स पार्टी की जॉब्स के हवाले से दरियादिली का आपको इल्म है, इसमें वो एलिमेंट भी शामिल था। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे वो लोग जो कंट्रैक्चुअल जॉब कर रहे थे और मेरिट पे वो आए थे कुछ महकमों में। अच्छा, एक तो ये होता है कि जो भी कानून होता है ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में, उसके साथ हम ना कुछ लूप होल्स भी छोड़ देते हैं, जिसमें चोर दरवाजे जिसको हम कह सकते हैं। तो खैर लंबी बात हो जाएगी, मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊं कि इस कमेटी ने, कहा जाता है कि 1,28,000 या 1,30,000 लोग जो थे ना, उनको जॉब्स या तो उसमें से बहुत सारों को फ्रेश दी थी, बेशुमार लोग वो थे जो कंट्रैक्चुअल थे और उनको रेगुलराइज किया था। और जिस कमेटी ने किया था उसने 1 स्ट्रोक ऑफ पेन से किया था, इसमें कोई उनका टेस्ट इंटरव्यू ये वो नहीं हुआ था। कंट्रैक्चुअल जॉब जो होती है वो ये सोच के रख लिया जाता है कि कौन सा हम इसको नौकरी दे रहे हैं, जब रेगुलराइज होगा तो इसका कोई टेस्ट होगा, कोई एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होगा, तो उसको मीट करेगा तो ठीक है, नहीं तो कंट्रैक्ट पे काम करता रहे। अच्छा, अब उसमें कंट्रैक्ट में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो इंतहाई काबिल लोग होते हैं जो उस वक्त फौरी तौर पे चाहिए होते हैं, तो उन्हें कंट्रैक्ट पे एडजस्ट कर लिया जाता है ताकि काम चलाया जाए मिनिस्ट्रीज का, और जो एक्चुअल काम है वो कम्पिटेंट लोग होते हैं उसमें बहुत सारे, तो उनको इसलिए रखा जाता है कि अभी जॉब अनाउंस नहीं है, जब अनाउंस होगी तो ये कंफर्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो सिफारशी होते हैं वो भी सिर्फ कंट्रैक्ट पे ही आते हैं, कि कोई टेस्ट इंटरव्यू नहीं, साहब एक आर्डर करता है कि मैं, उसकी पावर होती है कंट्रैक्ट पे रखने की। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग कंट्रैक्ट पे मेरिट के खिलाफ भी आए होते हैं। अब जो बंदे नहीं हुए थे ना इसमें, उन्होंने जाके, जिस तरह आपने बताया, अदालत का दरबार, अदालत ने ना की सीध में फैसला दे दिया। लेकिन अब ये बताएं कि जो डिले होता है ना जस्टिस का, ये 2011-12 में आपने ये फैसला किया था। अब 12-13 साल उन लोगों ने उन महकमों के अंदर सर्व किया है, जो नलायक भी थे उनको भी काम आ गया, वो अपना काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अब 12-14 साल जिस बंदे ने अपनी यूथ के आपको दे दिए, अचानक आप एक दिन उसे कहें कि तू जा दोबारा से टेस्ट दे, वरना हमारा तेरे से कोई तल्लुक नहीं है। तो ये कोई कानून का कौन सा और इंसाफ का कौन सा पहलू है जिस पे आप ये आर्डर कर रहे हैं? एक इसमें चीज़ आगे और आ जाती। अब कोई बंदा जो CSS करके आया हो ना फ़खर, उसको आप 15 साल बाद कहें कि अब आप CSS करें, वो नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि वो एक गो में, एक फ्लो में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें वो जाते हैं, कम्पीट करते हैं, ऊपर आते हैं, सेलेक्ट होते हैं। अब CSS जो करके आया ना बंदा मेरिट पे, उसको अगर आप 15 साल बाद कहें आप जाके दोबारा CSS करें, किसी सेक्रेटरी से कहें कि आप जाके CSS करें, वो कभी भी करे तो वो 4 मजमूनों में फेल हो जाएगा, क्योंकि अब वो उसकी 15 साल में उसकी ज़िंदगी की डायरेक्शन चेंज होगी। तो अब मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन सा इंसाफ और कौन सा कानून किया गया। वो एक कहावत है पंजाबी की, हमारे यहाँ पहले भी इस तरह बहुत सारे गलत प्रेसिडेंट हैं कि अदालतें या तो बिल्कुल ना की सीध में वो फैसले दे, भाई आप अगर फैसला दे रहे थे ना तो आप उसमें पहले जिम्मेदारों को फोकस करते ना, ताकि आइंदा कोई ऐसा काम ना करे। उनको तो आपने कुछ नहीं कहा। अब आपको याद है एक पीपल्स पार्टी के दौर में भर्तियां हुई थी, वो बंदे जब मार्शल लॉ लगा उसके बाद वो निकाल दिए गए, फिर वो जाके कहीं दोबारा बहाल हो गए। बहाल होने के 7-8 साल बाद फिर मुशीर आलम साहब ने एक आर्डर करके उन्हें, उनकी ज़िंदगी के 25-30 साल इसी चक्कर में गुजर के 2 दफ़ा वो निकाले गए, 2 दफ़ा वो रखे गए। जब मुशीर आलम साहब ने रिव्यू खारिज कर दिया उनका, तो आपको याद होगा सिंध में कोई खातून थी, उन्होंने ख़ुदकुशी की थी, कुछ और लोगों ने किया, फिर एक रिव्यू के ऊपर रिव्यू डाला गया, फिर नज़रिया ज़रूरत के तहत उसे रेगुलराइज।
यार आप लोगों की ज़िंदगी के 25 साल के बाद उन्हें बताते हैं कि यार आप तो गलत भर्ती हुए थे। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ रिव्यू वाली जो आप बात कर रहे हैं, देखें ये सितंबर में फ़ैसला आया, ये मार्च में जाके ये एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर रहे हैं, रिव्यू का टाइम भी इनके पास नहीं बचा अपील का या रिव्यू का, कि वो जो 3 महीने का जो एक टाइम पीरियड होता है कि उसमें आप वो फैसले के खिलाफ जा सकें। उन्हें पता तो होता कि हमारे खिलाफ आया ना, वो इसमें फ्रीक थे ना, उनका कोई स्टेटस था उसके। अच्छा, अब मिनिस्टर साहब का जो आपने कहा है, अफसोस की बात देखें, वो कौन सा कोई इधर अभी मिनिस्टर जो लगे हैं कोई मुकाबले का इम्तिहान दे के लगे। इतना बड़ा इशू, फेडरल का 1.25 लाख बंदा, उसकी नौकरी एट स्टेक है, लोगों के अंदर बेचैनी है, और वो कह रहे हैं कि मुझे तो इल्म ही नहीं है। तो ये उनकी काबिलियत का मेयार है। इनफैक्ट ये मिनिस्टर वैसे मुकाबले के इम्तिहान से ही आया था, छोड़ के आया ना वो चीमा जो है जी, वो नहीं, सिविल सर्विस से। मैं वो पहले सिविल सर्विस से आए थे ना। आप आज उन्हें कहें ना CSS का इम्तिहान दें खुद, अगर पास होंगे तो वजीर लगेंगे। अभी मिनिस्टर तो वो जो जिस वजह से लगे आपको, हमें पता है ना क्यों लगे, अपने तलक की वजह से लगे। तो भाई आपको अगर 1.25 लाख बंदे के मसले से सरोकार नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी मिनिस्ट्री से कोई सरोकार नहीं है और आपको सरकार के अफेयर से कोई सरोकार नहीं। मैं तो ये समझता हूँ ये नालायकी है उनकी कि इतने बड़े इशू पे उनको उनकी कोई टेक ही नहीं है कि जी हमने ठीक निकाला है, कानून था, अदालत ने कहा था, वट एवर जो भी उनका मौकफ होना चाहिए था, वो अवेयर होने चाहिए थे कि कोई इशू है और उस पर हमारा ये मौकफ। वो कह रहे हैं मैंने तो पता ही कोई नहीं। इसका मतलब है कि आप किसी और साइड पे फोकस्ड हैं, इस तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। उनके पास वैसे एडिशनल पोर्टफोलियो असल उनका वो है इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन। देखिए अगर एडिशनल भी है तो वो छोड़ देना फिर, अगर इतने बड़े इश्यूज के ऊपर वो अवेयर नहीं है। ठीक है, 1.25 लाख बंदा जिसका उनकी तो रोटी अलग से निकलनी नहीं हो रही कि कल पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल। तो खैर चलें, उम्मीद है कि चीमा साहब भी और दूसरे लोग भी जो भी कंसर्न हैं इस मामले को देखें और इसका कोई ऐसा रास्ता निकालें। अब CSS तो नहीं कर सकेंगे सारे, तो उनको कोई रिलैक्स करें और कुछ टाइम दें उनको टेस्ट का, और इसको जो डिले से इंसाफ होता है ना वो भी बाज़-औक़ात महरूमी छोड़ जाता है। बिल्कुल। तो इस मामले को मेरा ख्याल है ज़रूरत है देखने की। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चॉइस मुझे बताएं, सियासी तौर के ऊपर भी बड़ी आज सुना है अडियाला जेल के बाहर गहमा गहमी और गर्मा गर्मी थी, क्या बना? असल में इमरान खान जो हैं बानी चेयरमैन PTI, उनकी मुलाकातों का दिन था। आज काफ़ी लोग आए, वकला भी आए, उनकी बहनें भी आईं, पार्टी के लोग भी आए। तो वहाँ पे आज काफ़ी सारे लोगों की मुलाकात हुई, लेकिन अलीमा खान की मुलाकात नहीं कराई। अच्छा। तो वो काफ़ी इस पर नाराज़ भी हुई, बरमी का इजहार भी किया। और एक और दिलचस्प वाक़या वहाँ पे ये हुआ कि शानदाना गुलजार जो हैं, जो वैसे तो रियासती जबर का और उसका वो प्रचार करती हैं, वो अपने गार्ड को क्लशनकोफ समेत वहाँ आज लाई और वहाँ पे क्लशनकोफ पकड़ी गई। अच्छा। और वहाँ पे बड़ा सीन क्रिएट हो गया। फिर उन्होंने कहा जी ये सरकारी है, ये वो। मुझे नहीं पता कि वो महाज़ जंग समझ के वहाँ क्लशनकोफ लेके आई थी। जब आप ये कहती हैं और समझती हैं कि रियासत मेरे ख़िलाफ़ है, फिर तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि इस तरह की जगह पे इस तरह की जस्टिफिकेशंस भी ना दें। आपको पता है वैसे भी आप कोर्ट्स में या पार्लियामेंट में या एयरपोर्ट्स पे या इस तरह की मकामात पे लाइसेंसी वेपन भी नहीं लेके जा सकते। तो आप वहाँ पे आई हैं, पता नहीं क्या आप डिस्प्ले ऑफ वेपन करने आई हैं या किस, या तो उन्हें खदशा था कि कोई उन पर फायर करेगा तो वो जवाबी हमला करेंगे। तो खैर वो उनको फिर वो बाद में दे दी गई, क्लशनकोफ वगैरह भी वापस कर दी गई। और अलीमा खान जो है वो इस बात पे बड़ी बरहम थी। आमिर डोगर ने जब बाद में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि खान साहब जो हैं वो जब हमें कॉल देंगे तो हम रोडों पे आएंगे। आमिर डोगर ने कहा। आमिर डोगर जो हैं चीफ विप जो हैं PTI के पार्लियामान। तो अलीमा खान ने उनकी बात काटते हुए उन्होंने कहा जी कि वो तो कभी भी नहीं कहेंगे कि मेरे लिए आप आएँ, ये आप लोगों का काम है कि पानी के लिए बाहर निकलें। फिर उन्होंने कहा जब वो ये आपको कहते हैं कि आइन रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन के लिए बाहर निकलें, तो इसका यही मतलब है ना कि आप बाहर निकलें, तो आप इस पर क्यों नहीं निकलते? तो इस पर काफ़ी आज एक जो वो थी अंदर उनके जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो भी काफ़ी जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ आज की स्टॉक शाक जो उनकी मीडिया के साथ थी उसके अंदर। तो ये काफ़ी आज गहमा गहमी और दिलचस्पी रही वहाँ पे जो भी लोग मिलेंगे। लेकिन फ़ख्र एक बात है कि ये पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। मतलब देखें जो बाकी दोनों बहनें हैं ना, नौरीन न्याज़ी और उज़्मा खानम, उन्हें अलाउ किया गया लेकिन अलीमा खान को नहीं किया गया। इसकी मैं वजह बताता हूँ आपको क्यों नहीं किया गया। अच्छा आप बताइए। कोई आगे इस पे मजीद नहीं, बस यही था। बाकी लोग मेरा जो वैसे चॉइस साहब, ये जो अलीमा खान को नहीं मिलने दिया जा रहा ना, और ये पिछले 2 हफ्तों से नहीं मिलने दिया जा रहा, आपके इल्म में है ना कि ये पिछले कुछ हफ्ते पहले जो IG की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी, JIT जो बनाई गई थी सोशल मीडिया के हवाले से इस्लामाबाद में, और उसमें ये अलीमा खान जब पेश हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि जो इमरान खान जो मैसेजिंग करते हैं सोशल मीडिया की, अपने जो कंटेंट है या अपने ट्वीट के लिए,
वो मुझे बताते हैं और मैं आगे जाके वो जो हेड है इनका, जो पीटीआई का सोशल मीडिया, उनको आगे जाके बताती हूँ। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर इनको जब ये पता चला कि इमरान खान का जो नेटवर्क है, जो सोशल मीडिया की कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वो अलीमा ख़ान है, तो उस दिन के बाद से इन्होंने अलीमा ख़ान को मिलने से जो है वो सख्ती से उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। और उस दिन से आप देख लें कि अलीमा ख़ान को नहीं मिलने दिया जा रहा। बाकी किसी दिन सलमान अकरम राजा को रोक दिया जाता है, अली जो वो ज़फ़र हैं उनको जाने दिया जाता है, मतलब बाकियों को मिलने दिया जाता है, लेकिन अलीमा ख़ान को नहीं मिलने दिया जाता, जो कि मैं समझता हूँ कि ये इनफेक्टिव है। ये जो पॉलिसी इन्होंने अगर वो बनाई भी ये सोच के है कि उनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको डिसरप्ट करना है, ताकि इमरान खान सोशल मीडिया से जो है ना वो ज़रा दूर हो जाएं और ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मैसेजिंग जा रही थी वो ना हो। तो वो तो फिर हमने देखा है कि इमरान खान के ट्वीट्स उसके बाद भी आए हैं। तो इमरान खान अब वो अलीमा ख़ान के ज़रिए नहीं तो अपनी दूसरी जो आज बहनें गई हैं उनके ज़रिए भी ये भिजवा सकते हैं, या अपने वकला के ज़रिए, या बाकी पार्टी के लीडरान हैं उनके साथ। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक जो जिसने भी ये सोच के ये फ़ैसला किया है ना, ये कोई अच्छा कोई फ़ैसला नहीं है कि आप एक बंदे को रोक के कि इमरान खान की मैसेजिंग रुक जाएगी। वो तो इमरान खान ने अगर देना है तो वो देंगे, वो किसी देखें, तौर एक तो ये कि क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल ममनू है? नहीं। अगर नहीं है, और दूसरी बात, अगर आपको किसी कंटेंट पे एतराज़ है ना, तो आप उस पर जो मुकदमा बनता है कानूनी वो करें, जो आपकी इखलाकी या कानूनी चारा जो ये वो करें। और उसमें अगर कोई बंदा कहता है कि ऑन करता है कि मैंने किए हैं, तो उस पर वो चार्ज लगाएं कि आपने ये जो ट्वीट की है गलत की है, इसमें क्योंकि आपने बताई है तो आप भी जवाब दें। बाकी जो बहन भाई हैं या किसी भी कैदी या हवालाती के हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़, वो तो नहीं मुअत्तल किए जा सकते इस ग्राउंड पे कि ये फ़लाँ बंदा इसकी बात बाहर जाके करेगा। ये तो बहुत गलत बात है। अलीमा ख़ान हो, कोई भी और बहन हो, चलें आप बाकी मुलाकातियों को फ़िल्टर कर सकते हैं जी कि कोई ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई अदालत से हुक्म लेके आया है या खुद उसको इमरान खान ने नामज़द किया है तो उसको रोकना भी गलत है। इसी तरह बहन भाइयों में से चुनिंदा लोगों को भेजना, बाकियों को ना भेजना, ये मेरा ख्याल है आपकी बात बिल्कुल सही है। इनफेक्टिव तो है, ये रिवायत भी गलत है। और ये जो रिवायतें अभी हुक्मरान डाल रहे हैं, ये जब पहिया तो आपको पता है ये वर्का फटता है, फिर पहिया चलेगा आगे तो नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे हो जाएंगे। तो ये सारी फिर मिसालें जो है ना इनके अपने एक इस पे और मैं ऐड करना चाह रहा था, ये जो आपने बताया ना कि अलीमा ख़ान वो आमिर डोगर बात कर रहे थे, उसी में इन्होंने टोक के कहा कि खान क्यों करे, वो खुद से आप क्यों नहीं अभी इनिशिएट कर रहे। तो उससे एक चीज़ ये भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि अब ये इमरान खान हो या उनकी फैमिली हो, वो तंग आ चुके हैं जेल में रहने से। तो अब वो भी चाहते हैं कि कोई पब्लिक मूवमेंट, कोई प्रेशर, कोई दबाव आए, बाहर निकलें अवाम, ताकि ये बातचीत का जो एक बिल्कुल स्टाल हो चुका है, ये मामला जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो वो एटलीस्ट कोई होप नज़र आए उसको। तो ये उसकी भी डेस्परेशन एक नज़र आ रही है। लेकिन उस हवाले से तो देखें ना, फ़ख्र अब मौलाना का भी आ गया सामने कि फ़िलहाल उन्होंने कहा है कि मैं पीटीआई से मिलकर कोई तहरीक चलाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, नहीं है कि पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करेंगे। एक बंदा और बयान देता है, कोई मेरे खिलाफ दे रहा है, कोई मेरे, तो मैं इस तरह क्यों जाऊँ इनके साथ। और पीटीआई का मेन यही था कि अब बाकी अपोजिशन साथ चलेगी तो शायद कोई तहरीक चले, उम्मीद नज़र नहीं आ रही कोई, तो उसकी फ़िलहाल उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल। तो अच्छा, मैं ज़रा वो ब्यूरो का मुझे बताएं कि आप बता रहे थे कि बड़े अहम यार फ़ख्र, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ी है। देखें, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है उसने 2025 का पहले 3 माह का फिगर जारी किया और उन्होंने कहा जी कि 1,72,000 पाकिस्तानी जो है ना, अच्छा, वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए। अच्छा, इस 1,72,000 में से सबसे ज़्यादा तकरीबन 1 लाख के लगभग 99,139 लोग सिर्फ जो है ना सऊदीया गए। अच्छा, 3 माह में 1 लाख के लगभग पाकिस्तानी, और ये इसमें 90% से ज़्यादा लेबर है, मजदूर है। ठीक है ना, यानी 1,72,000 में 50% से ज़्यादा, ये 1,72 है तो ये तो ऑलमोस्ट 60% मजदूर गए। तो क्या ही अच्छा होता कि अगर पाकिस्तानी बाहर जा भी रहे थे, आप उनको स्किल्ड लेबर जा रही होती और क्वालिफाइड बंदे, तो ये यकीनन पाकिस्तान को वो जिस रेमिटेंस के उसमें हम चल रहे हैं उसमें भी हमें फ़ायदा होता। बिल्कुल, ज़रे मुबादला डबल के लिए भी कोई वो होता। ठीक है, खैर अच्छी बात है, बेचारे यहाँ से गए, यहाँ तो शायद उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल रही होगी तो वो गए, लाखों रुपए लगा के लोग जाते हैं। लेकिन अगेन ये सारा वो फिगर है जो लीगल चैनल से बाहर गए हैं। कश्तियों में बैठ के कितने गए हैं, कितनी कश्तियाँ डूब गई हैं, वो इसके अलावा। ठीक है, और वो क्योंकि यूरोप के लिए ज़्यादा इख्तियार होता है। अब इसमें ब्रेकअप जो है ना वो बड़ा दिलचस्प है। इन्होंने कहा जी कि जो 1 लाख बंदा गया है ना, औसतन 99,000 और कोई 139, 1 लाख में से कोई 8, 850, पौने 900, 1 लाख ही समझे। हाँ जी,
इसमें सिर्फ 860 बंदे मिस्त्री हैं, अच्छा बाकी मजदूर हैं। अच्छा। यानी कि जो थोड़ा सा उससे स्किल्ड होता है, मिस्त्री होता है जो, वो 1000 भी नहीं है। उसके बाद जी 38,274 बंदे वो गए हैं जो ड्राइवर हैं। अच्छा। उसके बाद जनाब 1,690 बंदा जो है वो बावर्ची था, ठीक है। जो ये बाहर गए। अब इसके बाद उन्होंने मुल्कों का ब्रेकअप दिया है। कुल जो है जी सऊदीया में जो बंदा गया है वो 1,21,970 यानी 1,22,000 बंदा सऊदीया गया है, जिसमें से 1 लाख बंदा मजदूर है। मजदूर है। बिल्कुल चिट्टा मजदूर है। और बाकी ये जो बावर्ची और ड्राइवर हैं वो होंगे ज़्यादा, ठीक है ना। और चंद एक बंदे होंगे जो प्लम्बर होंगे या छोटा मोटा कोई इलेक्ट्रीशियन होंगे, इस तरह का काम है। यानी कि कोई इसमें से इंजीनियर्स या वो लोग आप बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे सऊदीया में क्यों गई है इतनी लेबर, 2030 विजन और वर्ल्ड कप होना है, फुटबॉल वर्ल्ड का, कप तो उस होना है वजह से और फिर उनको नया जो ज़रूरत शहर है। बन रहा है हाँ। वहाँ पे भी लेबर चाहिए। तो ये सऊदीया का शुक्रिया हम अदा करते हैं कि हमारा 1,22,000 बंदा जो ऑलमोस्ट एटलीस्ट लेबर 2030 तक तो इनको रोजगार मिल सकता है अगर ये ठीक तरीके से करें। और फिर अगर ये कंटिन्यू भी हो सकता है, अगर आगे ये अच्छा वहाँ काम करें, परफॉर्म अच्छा करें। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि सऊदीया में गए, उसके बाद यूएई में बंदे गए हैं तकरीबन 7,000, 6,891, आलमोस्ट 7,000 बंदा यूएई गया है। 8,331 ओमान गए हैं, 12,982 आलमोस्ट 13,000 कतर गए हैं, 939 1,000 के लगभग बहरीन गए हैं, 775 मलेशिया गए हैं, 592 चाइना गए हैं, 350 आज़रबाईजान गए हैं, और भाई यूरोप में 264 बंदे गए हैं। जर्मनी टोटल 264 बंदे जर्मनी गए, और 815 यूनान गए। अच्छा। ये लोग जो हैं ये यूनान वाले तो वर्क वीज़े पे गए होंगे, वहाँ किसी अजीज़ ने किसी तरह, और ये कोई उस स्पॉन्सर वर्क किया वीज़े होगा। की भी अच्छी खासी एक कीमत है, और ये वो बंदे थे, वेल ऑफ बंदे थे जो अफोर्ड करते थे। तो ये जर्मनी वाले और ये लोग तो वहाँ अपना कोई नेशनैलिटी या वो कोई चक्कर कर लेंगे, जो भी लेबर भी है अपना वो सिस्टम बना लेगी। लेकिन थैंक गॉड कि ये कश्ती में बैठ के नहीं गए, और जो है वो लीगल चैनल से गए, किसी हमारे लिए बदनामी का सबब नहीं बनेंगे। तो 1,72,000 बंदा 3 महीनों में गया। 1,72,144 पाकिस्तानी 3 माह में पाकिस्तान छोड़ के लीगल चैनल से गए हैं। तो फ़ख्र ये हमारे लिए कितना बड़ा एक सोचने का मकाम है कि पाकिस्तान में लेबर कितनी डेस्परेट है। आप देखें कि सबसे बड़ी 1,22,000 लेबर सिर्फ सऊदीया में गई। बिल्कुल। बाकी मुल्कों में भी जो मिडिल ईस्ट में गई है ये 8,000, 6,000, ये भी 11,000, लेबर ही हैं ज़्यादा। ये इसमें 80% से ज़्यादा लेबर। तो 1.5 लाख बंदा तो आपका लेबर गया एक 72 में से, बाकी 20-22,000 होंगे, कोई बावर्ची, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। तो वैल्यू एडिशन करते हैं, इनको स्किल्स देते तो हैं। हमें 2 काम करने चाहिए। देखें, एक तो यह है कि अपने मुल्क में रोज़गार के मौके अगर हम नहीं देंगे तो फिर कश्तियाँ उल्टने वाले खुदा न खासा हादसात होते हैं। दूसरी चीज़, अगर लेबर ही भेजनी है तो स्किल्ड लेबर भेजें यार। जिस तरह कोथम का इदारा जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि स्किल्ड लेबर के लिए काम करता है, अब पंजाब हुकूमत ने कुछ अनाउंस किए हैं अपने टेक्निकल इदारों के अंदर, टेक्निकल कोर्स। यार बाकी सूबे भी वो करें और कम से कम कोई स्किल्ड लेबर बाहर भेजें अगर हमने भेजनी है, ताकि वो अपने लिए कोई अच्छा वहाँ पे रोज़गार, अपनी फैमिली को यहाँ अच्छा फीड कर सकें। अच्छा, स्किल्स में भी चौधरी साहब, सॉरी, जो हमारे यहाँ फोकस किया जाता है ना, वो वेल्डिंग, प्लम्बर, ये वो, अब दुनिया इससे कहीं आगे यार वो तो चली आईटी के बाहर आईटी क्या करें आप, इस तरह की और जो लेटेस्ट जो एक ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा आप तवज्जो दें। मुझे जब मैं लास्ट टाइम अमेरिका गया था तो मुझे हमारे जो पाकिस्तानी आते थे ना हमें मिलने, जो हमारे दोस्तों के और वो सारे, तो वो न्यूयॉर्क में हमारे लोग सबसे ज़्यादा टैक्सी चलाते हैं, और कुछ ने बाद में रेस्टोरेंट बना लिए हैं, ठीक है, और इस तरह छोटी मोटी जॉब्स करते हैं। वहाँ पे हमारे उस जिस प्रोग्राम में मैं गया था उसमें जो इंडियन दोस्त थे हमारे साथी थे, उनको जो लोग मिलने आते थे इंडिया के, वो कौन थे जी? आईटी के माहिरीन इंजीनियर हैं, कोई क्या है, ठीक, सबसे ज़्यादा आईटी के लोग आते थे। उसके बाद जो आते थे वो डॉक्टर्स थे और बिजनेस के लोग थे। तो मैं सोचता था कि यार हम कितना डिफरेंस है, सोच का फ़र्क देख, सोच का। हमारे यहाँ हमारी स्किल, अभी हमारा कोई 1,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी अमेरिका गया है पिछले साल, लेकिन बात यह है कि हमें तो खुद डॉक्टरों की कमी का सामना है। तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि कुछ स्किल्ड लोग पाकिस्तान छोड़ जाएं, लेकिन जिन शोबों में अगर हम बाहर कोई प्रोड्यूस कर सकें बाहर के लिए, तो फिर वो स्किल लोग ही जाएं, जो जाके कोई पाकिस्तान की वहाँ नेक नामी के अलावा फिर यहाँ पे कोई
काबिल ज़िक्र रेमिटेंस जो है वो भेज सकें। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है ये रिपोर्ट जो है सेल्फ एक हमें एक मुतालबा करती नज़र आती है हमारे ही अरबाब इक़्तिदार से कि हमारा फोकस जो है ऊपर होना चाहिए। एक ही चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है, रेमिटेंस, तो उसके ऊपर जो है। और इनके अंदर एक बड़ा मैंने देखा है लेबर के साथ, मैंने अक्सर एयरपोर्टों पे देखा है, वो प्रोटेक्टर के हवाले से बड़े जलील हो रहे होते हैं। तो यार ये एयरपोर्ट्स के ऊपर आप क्यों नहीं एक काउंटर बना देते? ठीक है, वो उसके फ़ायदे की चीज़ है, उसकी जो हो जाती है, उसकी एक इंश्योरेंस हो जाती है लेबर की, सारा उसको फ़ायदा मिल सकता है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, और वो चंद हज़ार रुपए का है, तो आप उसको एयरपोर्ट के ऊपर जारी कर दें। क्यों आप उसको चक्कर लग। अब ऑनलाइन का जो है, मैं एक मेरे जानने वाले जा रहे थे, तो ऑनलाइन वो अप्लाई कर रहे हैं, तो नेशनल बैंक की वेबसाइट पे पैसे जमा नहीं हो रहे थे, उनकी फ़्लाइट मिस होगी। ठीक है, लाखों रुपए का टिकट होता है, वो ज़ाया हो जाता है। तो ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है प्रोटेक्टर के अजाब जो बना दिया गया लोगों को, इससे निकाले, आसान करे। ऑनलाइन जो है नेशनल बैंक अगर इसका काबिल नहीं है तो किसी और बैंक को ठेका दे, या कम से कम 2-4 बैंकों का उसमें लिंक पैसे का वो कर दे। लोगों के पास पैसे उठाए हुए हैं, ऑनलाइन भी देने के लिए लिंक बैठा हुआ है जी, नहीं हो रहा, उनकी टिकट ज़ाया। तो ये खुदा के लिए प्रोटेक्टर को उस बंदे की सहूलत के बजाय अजाब जो बना दिया गया है, इसके अंदर कोई अब इस दौर के अंदर ये पुराने पत्थर के ज़माने के ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को चाहिए कि इस पे खुदा के लिए खौफ करें पाकिस्तानियों, बिल्कुल यही पैसे आपको कमा के दे। बिल्कुल। तो चॉइस साहब आप कोई अपील करने जा रहे थे? हाँ, अपील रह गई मेरा ख्याल है, बाकी तो हो गया। अपील सर यही थी कि 21 से 27 तक पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बॉर्डर के दोनों तरफ सेम वक्त कंपेन चल रही है, ताकि अगर कोई बच्चे उधर से या इधर से लीगली भी जो है वो जा आ रहे हैं, तो वो भी इससे महरूम ना रह जाए। क्योंकि एक बच्चा जो अगर महरूम रह जाता है और इसका शिकार हो जाता है, या वो कैरियर करता है इसके वायरस को, तो ये वायरस दोबारा बढ़ने का इम्कान होता है। तो पहली दफ़ा एक तो ये हो रहा है, और दूसरा जो मुस्तफ़ा कमाल जो हमारे वज़ीर हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक पॉलिसी दी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, वो उन्होंने कहा जी कि जो 85,000 के लगभग जो रिफ्यूज़ल था, उसका 80% के लगभग कराची से था। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ पे कराची के जिन इलाकों से था, उनके MNAs MPs को बुलाया, उनको कहा कि आप अपने काउंसलर्स को, वो जो भी मल्ला है जिससे भी असर लेते हैं, अगर वहाँ PTI के लोग रहते हैं तो PTI के बंदे को साथ लें, अगर वहाँ इस्लामी के लोग रहते हैं, या पीपल्स पार्टी के रहते हैं, या मुस्लिम लीग नून के रहते हैं, या MQM के, किसी भी सियासी जमात के, उन लोगों को साथ लें और उन महलों में जाएं और उनके बच्चों को कतरे पिलाएं। तो बड़ा अच्छा उन्होंने स्टेप लिया, और बाकी पाकिस्तान में भी वो यही कर रहे हैं कि जहाँ पे रिफ्यूज़ल हैं, इस 21 तारीख से पहले उन्होंने इस रिफ्यूज़ल को ज़ीरो किया। और अब जो कैंपेन है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हो रही है, हमारे 159 अजला में हो रही है। 4 करोड़ 54 लाख बच्चा 5 साल से छोटा, वो इसमें टारगेट किया जा रहा है। देखें, लगभग 4.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हमारे 5 साल से छोटे हैं। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगले 15 साल बाद इन लोगों ने पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, 15-20 साल बाद ये लोग होंगे। तो आज अगर हम इनको इस बीमारी से, देखें हमारे यहाँ से TB आज तक ख़त्म नहीं हो पा रही, मैं बार बार इसका हम जिक्र करते हैं। पोलियो बाकी सारी दुनिया से ख़त्म होगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रह गया, और अफगानिस्तान में कहीं पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई रिफ्यूज़ल नहीं है। जी, तो अब ख़तरा ये पैदा हो गया कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की अकेला मुल्क वो ना रह जाए जिसमें पोलियो रह जाए। तो 20,000 से ज़्यादा सालाना बच्चे हमारे माजूर हो रहे थे ये जब ये शुरू हुआ था पोलियो प्रोग्राम। अब जो है ये पिछले साल कोई 70-75 केस आया था, लेकिन वो सब माजूर नहीं हुए, क्योंकि कभी ना कभी कतरे पीने की वजह से उनकी इम्यूनिटी बेहतर थी, तो वो पार्शली माजूर हुए या नहीं हुए। तो अब अगर हम इसको ज़ीरो पे ले आते हैं तो ये बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमें TB को फोकस करना चाहिए। देखें, जो लोग बाहर सेटल होने के लिए जाते हैं उनसे TB का सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में है, कुछ अफ्रीका के हैं जिनमें TB भी ख़त्म नहीं हुई, बाकी सब दुनिया में ख़त्म हो चुकी। तो आज भी पाकिस्तान में लोग TB की वजह से मरते। तो ये बस एक दरख्वास्त थी कि प्लीज़ पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जो है महफूज बनाएं, अपने बच्चों को हम पोलियो के कतरे पिलाएं, जो पहले पी चुके हैं उनको भी पिलाएं, उनकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। 5 साल के बाद अगर किसी को पोलियो वायरस लगता है तो वो माजूर नहीं करता, 5 साल तक के बच्चों को ये माजूर करता है, और नॉर्मली ये गंदे पानी की वजह से लगता है। सही। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन इलाकों में लोग मना करते हैं वो भी अपने बच्चों को ये कतरे ज़रूर पिलाने चाहिए। तो फ़ख्र आज तो यही था। बिल्कुल यही। एजाज़ गए हुए हैं किसी बैरून मुल्की दौरे पे। अच्छा।
तो एक हफ्ता जो है अब आप और मैं ही ये प्रोग्राम बिल्कुल करेंगे, ऐसे। नेक्स्ट वीक में एजाज आएंगे। हाँ तो आज तो फिर यही बिल्कुल है। यही है। नाज़रीन, आपने शो देखा, हमें ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपने कमेंट्स के ज़रिए भी बताइएगा, और अगर कोई मालूमात देनी हो तो talkshock777@gmail पे हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।